भारत में एक स्टार्टअप होने का क्या मतलब है? हाल ही में इस सवाल का जवाब पूरी तरह से बदल गया है। सरकार ने नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर रहा है। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब अब उतना सीधा नहीं रहा। आज हम इसी बदलाव की गहराई में जाएंगे, पता करेंगे कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनका असल में मतलब क्या निकलता है। देखिए, भारत की स्टार्टअप पॉलिसी भी इकोसिस्टम के साथ साथ विकसित हो रही है। जो 2019 का फ्रेमवर्क था, वो एक नए उभरते हुए इकोसिस्टम के लिए था। लेकिन 2026 का ये जो बड़ा बदलाव है, ये आज के मैच्योर हो चुके स्टार्टअप लैंडस्केप की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुराने नियमों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, जिसे ग्रेजुएशन क्लिफ कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक सीढ़ी है जिसके बीच के कुछ डंडे गायब हैं। कई इनोवेटिव कंपनियां अपने सफर में बहुत जल्दी ही अपना स्टार्टअप का दर्जा खो देती थीं, क्योंकि वो या तो 10 साल पुराने हो जाते थे या उनका टर्नओवर लिमिट पार हो जाता था। नतीजा, जरूरी फायदे ठीक उस वक्त छिन जाते थे जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले पुराने नियमों में क्या दिक्कत थी, फिर 2026 के नए फ्रेमवर्क को समझेंगे, स्टार्टअप की नई परिभाषाएं जानेंगे, ये भी देखेंगे कि फाउंडर्स के लिए इसका क्या मतलब है, और आखिर में बात करेंगे भारत के इनोवेशन के अगले चैप्टर की। तो ये सब शुरू हुआ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के एक ऐतिहासिक नोटिफिकेशन से, जो फरवरी 2026 में आया। बस इसी एक नोटिफिकेशन ने भारत में स्टार्टअप्स को देखने और समझने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की बात करते हैं। एक स्टैंडर्ड स्टार्टअप की परिभाषा को अब कैसे बदल दिया गया है। अच्छा, इस टेबल में देखिए, बदलाव बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा और सीधा बदलाव है टर्नओवर लिमिट में। इसे 100 करोड़ से सीधा 2 गुना करके 200 करोड़ कर दिया गया है। और एक और दिलचस्प बात, अब सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी स्टार्टअप के तौर पर मान्यता पा सकती हैं। ये ग्रामीण और कृषि सेक्टर में इनोवेशन के लिए नए दरवाजे खोल सकता है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की, एक खास कैटेगरी का बनना, जिसे डीप टेक स्टार्टअप्स कहा जाएगा। यकीन मानिए, ये सच में गेम चेंजर है। तो ये डीप टेक स्टार्टअप आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ किसी मौजूदा चीज को थोड़ा बेहतर बनाने के बारे में नहीं है। ये बिल्कुल नई चीज बनाने के बारे में है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो नए साइंटिफिक या इंजीनियरिंग ज्ञान पर आधारित हो। तो सरकार किसी कंपनी को डीप टेक कैसे मानेगी? वो इन चीजों पर ध्यान देगी। क्या कंपनी R&D पर बहुत ज्यादा खर्च करती है? सोचिए बायोटेक या AI रिसर्च के बारे में। क्या वो अपनी खुद की नई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट्स बना रही है? और सबसे जरूरी, क्या इसे बनने में बहुत लंबा समय लगता है? क्योंकि ऐसे इनोवेशन को तैयार होने में सालों लग सकते हैं। और यहां सरकार का कमिटमेंट साफ दिखता है। जहां स्टैंडर्ड स्टार्टअप्स को 10 साल की मान्यता और 200 करोड़ की टर्नओवर लिमिट मिलती है, वहीं डीप टेक स्टार्टअप्स को पूरे 20 साल की मान्यता अवधि और 300 करोड़ रुपए की विशाल टर्नओवर लिमिट दी गई है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो पहले सीमा थी सिर्फ 100 करोड़ रुपए। नए नियमों के बाद स्टैंडर्ड स्टार्टअप्स के लिए ये लिमिट अब 2 गुनी यानी 200 करोड़ रुपए हो गई है। और डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए तो ये आंकड़ा और भी बड़ा है, पूरे 300 करोड़ रुपए। ये इन कंपनियों को बढ़ने और स्केल करने के लिए एक जबरदस्त फाइनेंशियल स्पेस देता है। तो नियम क्या है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जमीनी हकीकत में एक फाउंडर के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए इसका असल मतलब क्या है। जैसा कि पाइपर सेरिका VC फंड के इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर अजय मोदी कहते हैं, ये बदलाव बहुत जरूरी था। मान्यता की अवधि बढ़ाने से यह पक्का हो गया है कि डीप टेक कंपनियां अपने सबसे मुश्किल दौर में यानी लैब से मार्केट तक के सफर में जरूरी सपोर्ट से महरूम न रह जाएं। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। इसे पाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। इस खास टैक्स छूट के लिए जो टर्नओवर की लिमिट है, वो अभी भी 100 करोड़ रुपए ही है, भले ही मान्यता के लिए लिमिट बढ़ गई हो। ये एक बहुत जरूरी डिटेल है जिसे भूलना नहीं चाहिए। नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि स्टार्टअप्स अपने फंड्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मतलब अब पैसा सिर्फ बिजनेस की कोर एक्टिविटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या बिजनेस को बढ़ाने में ही लगाया जा सकता है। इससे यह पक्का होगा कि कैपिटल का सही और प्रोडक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो इन सब का क्या मतलब है?
चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत के भविष्य के लिए इन सुधारों का रणनीतिक महत्व आखिर है क्या। सरकार का विजन बिल्कुल साफ है, भारत को हाई टेक्नोलॉजी और नॉलेज इंटेंसिव एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक ग्लोबल हब बनाना। तो संक्षेप में याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं। स्टैंडर्ड स्टार्टअप्स के लिए टर्नओवर लिमिट डबल हो गई है, 200 करोड़। डीप टेक के लिए 20 साल के लंबे रनवे और 300 करोड़ की लिमिट के साथ एक नई कैटेगरी बनाई गई है। सहकारी समितियां अब इस दायरे में हैं। टैक्स छूट की लिमिट अभी भी 100 करोड़ है और फंड्स के इस्तेमाल पर अब नियम ज्यादा सख्त हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बनता है, जब डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ने और फलने फूलने के लिए 20 साल का लंबा वक्त मिलेगा, तो भारत दुनिया को बदलने वाली कौन सी नई टेक्नोलॉजीज बना सकता है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन भविष्य निश्चित रूप से बहुत रोमांचक लग रहा है।